दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 में दिए गए क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे, कैसे हम इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने है कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे कैसे हम इसको हल करेंगे, कैसे हमें इस क्वेश्चन को एग्जाम में हल करना है, कैसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से सरल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, पहले इसको पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब जो समस्याएं ये दी गई हैं इसके आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से इसके हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या कह रहा है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने लोग भाग लिए? 10 लोग। क्या था? पहेली प्रतियोगिता था। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है? 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कितने लड़के थे और कितने लड़की थी। ठीक है, बट ध्यान रहे इसको हमें कौन सी विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से, मतलब ग्राफ विधि, ग्राफ के द्वारा इसको हल करना है। तो सबसे पहले हल डालेंगे, फिर मान लेंगे कौन है? लड़के हैं और लड़कियां। तो माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या y है। क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर है इसलिए हमें दो चर लेना है। लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। अब शर्त 1 लिखेंगे। शर्त 1 के अनुसार देखेंगे। शर्त 1 क्या कह रहा है कि प्रतियोगिता में 10 लोग शामिल हैं। 10 लोग मतलब लड़की और लड़का मिलाकर 10 है, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, शर्त 2 देखा जाए। शर्त 2 के अनुसार शर्त 2 क्या कह रहा है? लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? y, और लड़कों की संख्या कितनी है? x। x में 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या पता हो जाएगा। तो यानी क्या बना? y बराबर x प्लस 4। ये शर्त 2 के अनुसार। इसको और सरल किया जाए तो सरल कर लें। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, इस x को इधर ले तो क्या हो जाएगा? y, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस x बराबर 4। इसको और सरल करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस x प्लस वाई बराबर 4। इसको और सरल करें तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दे माइनस 1 का, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर माइनस 4। ये बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया रैखिक समीकरणों के युग्म बन के तैयार है। पहला ये है, दूसरा ये। युग्म मीन्स होता है जोड़ा, तो ये दो का जोड़ा होता बन गया। अब हमको इसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। तो यहां लिखेंगे ग्राफीय विधि से ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले पहला समीकरण लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10। देखिए इसके नीचे एक प्रकार ऐसे बॉक्स बनाएंगे, फिर इस तरह से इसमें कर देंगे, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। फिर दूसरा समीकरण लिखेंगे, क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू -4। यहाँ भी एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y।
इस तरह से आपको कर लेना है ग्राफीय विधि से। तो पहले समीकरण को लिखेंगे, फिर बॉक्स बनाएंगे, दूसरे समीकरण को लिखेंगे, फिर बॉक्स बनाएंगे। ठीक, अब x और y का कोई वैल्यू रखना है, जो भी आपकी इच्छा है उस वैल्यू को आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान रखेंगे x और वैल्यू का रखते समय x का वैल्यू रखें तो y का वैल्यू पूर्णांक आए, y का वैल्यू रखें तो x का वैल्यू पूर्णांक आए, यानी बटे में ना आए। तो x का वैल्यू चलिए मैं 5 रख दिया, ठीक है, 5 रखा, x का वैल्यू 5, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 प्लस y बराबर हो जाएगा 10, y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 5, तो y का मान भी आपका आ गया 5, तो ये भी 5 होगा। ठीक, आप दूसरा कोई वैल्यू रखिए, y का रखिए या x का वैल्यू रखिए। तो y का वैल्यू अब की बार मैं रख दे रहा हूं y का वैल्यू रख दे रहा हूं 4, y का वैल्यू अगर 4 रख देंगे तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा, 4 इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, अब इसी तरह से इस समीकरण में करना है, दूसरे समीकरण में भी आपको करना है, x का वैल्यू रखना है, y का वैल्यू रखना है। तो यहाँ भी x का वैल्यू रखा जाए, x का वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया 5, x का वैल्यू मैंने क्या रख दिया 5, ये क्या हो जाएगा 5 और फिर माइनस y बराबर -4 है, माइनस y बराबर ये -4, ये प्लस इधर आएगा -5 हो जाएगा, माइनस y बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा -9 जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ गया 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। ठीक, आगे समझे। अब दूसरा वैल्यू कोई रखिए, x का वैल्यू रखिए या y की वैल्यू रखिए, किसी भी वैल्यू को आप रख सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ y का वैल्यू रख दिया 6, x माइनस यहाँ हो जाएगा 6 बराबर -4, इसको देखिए x और ये उधर जाएगा -4, ये माइनस बन जाएगा +6, तो x बराबर देखिए माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा, बड़ा 6 है तो प्लस लगेगा, 6 में से 4 घटाइए तो 2, यानी x का वैल्यू आ गया 2। तो अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, बिंदु बना लेंगे, तो पहले ये ले लीजिए, फिर ये के निर्देशांक, पहले x का लिखिए तो क्या होगा 5 और फिर y का लिख दीजिए 5, ये बन गया ये। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु b ले लीजिए, पहले x का मान लिखिए 6, फिर y का मान, ये हो गया इसके निर्देशांक। इसी प्रकार से यहाँ c ले लीजिए, तो c आपका हो जाएगा, पहले x का वैल्यू 5, फिर y का वैल्यू 9, फिर d ले लीजिए, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6। तो इस प्रकार से ये b c d 4 बिंदु बन गए, और इन बिंदु को अब ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। तो इस ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए अब हम ग्राफ कॉपी की मदद से इनको हल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 को ग्राफीय विधि से देखेंगे कि कैसे हम इसका हल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने ये बताया कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, और इस तरह से ए बी सी और डी कैसे 4 बिंदु को तैयार कर सकते हैं। अब इसी हमें 4 बिंदुओं को ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट करेंगे जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, वहीं आपका हल बनेगा, यानी वही आपका हल होगा, x का मान होगा और y का मान होगा। तो इस तरह से आपने बनाया और समझा कि कैसे हम इसका मान निकालेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एक ग्राफ कॉपी है, और इस ग्राफ कॉपी पर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस तरह से एक लाइन खींचेंगे जिसको हम y अक्ष कहते हैं, और इस तरह से एक लाइन खींचेंगे जिसको हम x अक्ष कहते हैं। इस लाइन को आप इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। चूंकि हमें जो मान दिया गया इसमें सभी के सभी मान धनात्मक हैं, ऋणात्मक मान नहीं है, इसलिए मैंने इस लाइन को यहाँ पर नहीं बढ़ाया है और ना ही इधर ही बढ़ाया है। इस लाइन के ऊपर का जो भाग होता है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक, और इधर का जो भाग होता है राइट हैंड साइड का वो भी धनात्मक होता है। नीचे का भाग ऋणात्मक होता है और लेफ्ट हैंड साइड का भाग ऋणात्मक होता है। तो चूंकि इसमें कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं है, इसलिए मैंने इस लाइन को आगे नहीं बढ़ाया है। अब डियर फ्रेंड्स क्या करना है, इसी को हमें इस ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट करना है। तो पहले ये बिंदु को देखिए, तो ये बिंदु का निर्देशांक है 5,5, 5,5 मतलब x अक्ष का निर्देशांक 5 है, तो x अक्ष को देखा जाए ये है। लेकिन इससे पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें देखना है मैक्सिमम संख्याएं कितनी है, तो मैक्सिमम आपका 9 है, तो यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, यहाँ से आप एक एक दर्शाएंगे,
यहाँ पर जो मान होता है वो प्लस होता है, तो +1 हो गया ये। और यहाँ पर दर्शाएंगे, देखिए खाना बना हुआ, आपको बनाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर आप दर्शाएंगे तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप दर्शा लीजिए 4 हो गया, यहाँ पर दर्शाएंगे 5 होगा, यहाँ पर आप दर्शाएंगे 6 होगा, यहाँ पर आप दर्शा लीजिए 7 होगा, यहाँ पर दर्शा लीजिए 8 होगा, और यहाँ पर दर्शा लीजिए 9 होगा, और यहाँ पर दर्शा लीजिए आप 10 होगा। इस तरह से आप 10 तक रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसी तरह से आप इस पे भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। यहाँ पर +1, एक एक खाना में देखिए लाइन लाल है, वहां पर आप खाने खाने पर लिखेंगे क्योंकि इसकी माप समान होनी चाहिए। यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, और इसके आगे देखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा 5, यहाँ पर आपका होगा 6, यहाँ पर आपका होगा 7, यहाँ पर 8 होगा, और यहाँ पर आपका 9 होगा, और यहाँ पर आपका 10 होगा। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट कर लेना है, ठीक। अब इस बिंदु को निर्धारित करना है, ठीक। ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें वैल्यू को देखेंगे। यदि वैल्यू छोटे छोटे हैं, 10 तक है, तो 1 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। यदि वैल्यू बड़े हैं, 50 में है, 20 में है, तो 5 आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसको देखकर आप उसके अनुसार यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या करना है, इस ए को देखा जाए तो x अक्ष पे 5 देखिए यहाँ पर है, और y अक्ष पे 5 देखेंगे यहाँ पर है। तो इस 5 के सीधे में ऐसे जाएंगे, और y के सीधे के पास से आएंगे, तो यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर देखिए 5 के सिधाई पर जाना है, लाइन खींची हुई है, और ऐसे इस 5 के सिधाई से आना है। तो यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा जिसका निर्देशांक होगा 5, और उसको हम लिखेंगे ये, ठीक है। इसी प्रकार b को देखिए, b का है 6, मतलब x अक्ष पे 6 देखना, यहाँ पर है, ये 6 है, और y अक्ष पे 4 देखना, तो y अक्ष पे 4 यहाँ पर है। तो ये आप 6 और 4 के सिधाई में जाएंगे, तो यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा जो होगा आपका b, क्या होगा b, और इसके निर्देशांक है आपके 6, 4। तो ऐसे ही आपको इसको रिप्रेजेंट कर लेना है। जब आप बिंदु को रिप्रेजेंट कर लीजिए, तो इसको क्या करना है, स्केल से मिलाना है। इन बिंदुओं को स्केल से आप क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक। तो इन बिंदुओं को देखिए ऐसे रखेंगे, और इस तरह से आप मिलाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप इन बिंदुओं को बड़े सावधानी पूर्वक मिलाएंगे, लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप इनको ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे, ठीक। ये आपका बन गया पहला। अब आपको क्या करना है, दूसरे को रिप्रेजेंट करना है। दूसरा मतलब ये देखिए, यहाँ पर C है, C का निर्देशांक है 5, 9। तो 5 देखिए x अक्ष के निर्देशांक है, और 9 जो है y अक्ष के निर्देशांक है। तो देखा जाए x अक्ष पे निर्देशांक जो 5 है यहाँ पर है, और y अक्ष पे 9 है जो यहाँ पर है, ठीक है। तो इस 5 की सिधाई से ऐसे से आप कहां तक जाएंगे, 9 तक। तो यहाँ पर देखेंगे एक बिंदु मिलेगा जो होगा आपका C होगा, और C के निर्देशांक है 5, 9। ऐसे आप लाइन की सिधाई पर देखते हुए जाएंगे, तो 5 की सिधाई पे जाइए, फिर 9 से आएंगे, और जहां पर एक दूसरे को मिलेंगे वहीं पर आपका C होगा। D का निर्देशांक है, देखेंगे D का निर्देशांक 2, 6 है, यानी x अक्ष पे 2 देखना, तो यहाँ पर है देखिएगा, और y अक्ष पे 6 देखना है, तो y अक्ष पर यहाँ है। अब इस 2 की सिधाई में ऐसे से जाएंगे, तो यहाँ पर मिलेगा एक बिंदु जो है आपका D होगा, क्या होगा D। तो इसके निर्देशांक है 2, 6, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को भी क्या कर देना है, आपको मिलाना है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाइए, और देखिए ये रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काटती हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाया जाए, देखेंगे ध्यान से, ये देखिएगा, आपको सावधानी पूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से मिलाना है। तो इस तरह से आप मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से, यहाँ पर थोड़ा स्केल गड़बड़ है, लाइन मिस हो रहा है, इस तरह से आप इनको मिला देंगे, ठीक। इस तरह से मिलाएंगे। अब देखेंगे डियर फ्रेंड्स, ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, ठीक है, यहाँ पर। अब यहाँ पर काट रहे हैं एक दूसरे को, तो अगर इसके निर्देशांक लिखा जाए, चलिए यहाँ पर मैंने लिखा था ये ABCD, अगर इसके निर्देशांक लिखा जाए, सपोज डेट ये E है, ठीक है, E है, तो इसके अगर निर्देशांक लिखा जाए, तो ये देखा जाए इधर किसकी सिधाई पर है, x अक्ष पे 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, और y अक्ष पे आएंगे तो यहाँ पर कितने हैं, 7, क्या है 7। यानी x का वैल्यू जो यहाँ पर आपको मिला, ध्यान समझेंगे, यहाँ पर जो x का वैल्यू मिला आपको वो 3 मिला है, x का वैल्यू आपको क्या मिला है, 3।
और y का वैल्यू जो आपको मिला है वो मिला है 7। y का वैल्यू क्या मिला है 7, और यही हमको x और y बताना था। क्या बताना था? x और y को हमको बताना था कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। यानी कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी और लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो लड़कों को आपने माना था x, यानी लड़के होंगे 3, और लड़कियां को माना था y, तो लड़कियों की संख्या होगी 7। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। तो इस तरह से आप इनको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आसानी से हल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चंस थे, तो आपको पहले क्वेश्चंस को बताया गया कैसे हल करना है। अब दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे हल करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। यानी 5 पेंसिल और 7 कलम आप खरीदेंगे तो 50 रुपया देना है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। यानी 7 पेंसिल लेंगे और 5 कलम तो 46 रुपया देना है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य बताना है। तो मान लीजिए, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y। एक पेंसिल का मूल्य x और एक कलम का मूल्य y। दो चर लेना है आपको हमेशा। अब शर्त 1 के अनुसार देखेंगे। शर्त 1 के अनुसार पहला शर्त क्या कह रहा है? पहला शर्त कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम x, तो 5 पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा? 5x। समझो, एक पेंसिल का दाम 5 रुपया है तो 5 पेंसिल का दाम 25 रुपया होगा, गुणा करेंगे। वैसे एक पेंसिल का दाम x है तो 5 पेंसिल का दाम 5x। 7 कलम है तो एक कलम का दाम y, तो 7 कलम का हो जाएगा 7y। और इन दोनों को मिलाकर कितना बन रहा है? 50 रुपया। देखिए 50 है तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब शर्त 2 देखिए। शर्त 2 के अनुसार, शर्त 2 के अनुसार दूसरा शर्त क्या कह रहा है? 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम x, तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7x। और अब की बार 5 कलम है तो एक कलम का दाम y, तो 5 कलम का 5y। और इन दोनों को मिलाकर लग रहा है 46 रुपया। तो ये बन गया समीकरण नंबर आपका 2। तो ये हो गया। अब हमको इसे किस रूप से हल करना है? ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से इसको हल करने के लिए तो यहां पर लिखेंगे ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे? पहले समीकरण को लिखिए, 5x प्लस 7y बराबर 50, और इसके नीचे इस तरह से एक बॉक्स बनाइए। हर क्वेश्चन में ग्राफीय विधि वाले में ऐसा करना है। यहाँ पर 2 लाइन खींच दीजिए, इसमें x और इसमें y। अब दूसरा समीकरण लिखिए, 7x प्लस 5y बराबर 46। यहाँ भी एक बॉक्स बनाइए और यहाँ पर 2 लाइन खींच दीजिए, यहाँ पर लिखिए x और यहाँ पर लिखिए y। ठीक। अब इस x और y का वैल्यू रखना है। आप स्वतंत्र हैं, जो वैल्यू चाहे रख सके। ध्यान रखिएगा, x और y का वैल्यू रखते समय x का रखिए तो y का वैल्यू पूर्णांक आए, और y का रखिए तो x का वैल्यू पूर्णांक आना चाहिए। तो x का वैल्यू रखिए या y की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ x की वैल्यू रख रहा हूँ 3। देखेंगे ध्यान से, 3 रखेंगे। मैं यहाँ साइड में हल कर ले रहा हूँ, 5 गुणे हो जाएगा 3, और आगे प्लस है 7y, और फिर आपका हो जाएगा 50। इसको हल करें तो 5 3 15 प्लस 7y बराबर आपका हो गया 50। इसको उधर ले जाइए तो 7y बराबर हो जाएगा 50, और ये प्लस है -15 हो जाएगा। 7y बराबर आपका घटा लेंगे तो आ जाएगा 35। y बराबर आ जाएगा 35/7, भाग देंगे 7 5 35। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 5। ठीक।
-4, आप प्लस माइनस कोई भी रख सकते हैं, -4 रखा गया। देखिए तो क्या हो जाएगा 5 गुणे -4 x का वैल्यू और प्लस ये हो जाएगा 7y और बराबर हो गया 50। तो ये हो जाएगा -520 और प्लस हो गया 7y बराबर 50। इसको इधर ले आइए तो 7y बराबर हो जाएगा 50 और ये माइनस बन जाएगा प्लस हो जाएगा 20। तो 7y बराबर हो गया 50 और 20 70, y बराबर हो जाएगा 70/7। भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 10, यानी इसकी वैल्यू आ गया 10। इसी तरह से आप समीकरण 2 में कीजिए। समीकरण दूसरे में करना है, x या y की वैल्यू किसी की भी वैल्यू रखना आप रख सकते हैं, चाहे x की वैल्यू रखें या y की वैल्यू रखें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं x की वैल्यू रखा 3, यहाँ पर देखिए 3 रखा तो हो जाएगा 7 गुणे क्या हो जाएगा 3 और प्लस 5y बराबर आपका 46 है। 7 त्रिक हो जाएगा 21 प्लस 5y बराबर यहाँ पर देखेंगे 46 है। 5y बराबर हो जाएगा 46 और ये इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा 21 और 5y बराबर आपको घटा लेंगे तो 5 और यहाँ पर 2 आ गया 25। तो y बराबर आपका आ गया 25/5। 5 से 5 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये आ गया आपका 5। ठीक, x का वैल्यू रखे तो y का वैल्यू मिल गया। अब फिर किसी का भी वैल्यू रखें, चाहे x की वैल्यू रखें या y की वैल्यू रखें, किसी की भी वैल्यू आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए चाहे x की वैल्यू रखें या y की वैल्यू रखें, किसी की वैल्यू रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x को अब की बार मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ -2, y की वैल्यू -2। तो देखिए 7x और प्लस 5 गुणे y का वैल्यू -2 है और बराबर ये है 46। ठीक है, यहाँ देखेंगे 7x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 दूना 10 और ये 46 है। 7x यहाँ हो जाएगा 46, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 10। 7x बराबर हो जाएगा 46 10 56 और x बराबर आपका हो जाएगा 56/7। काट देंगे तो कितना आ जाएगा 8, इसकी वैल्यू आ गया 8। तो इस तरह से आपको वैल्यू रखकर प्लस माइनस कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बस ध्यान रहे केवल बटा में ना आए। अब डियर फ्रेंड्स इनसे बिंदु बनाएंगे। पहले ये बिंदु बना लीजिए, तो ये क्या बनेगा 3, पहले x का मान रखना फिर y का मान, तो ये 5। फिर b का बना लीजिए, तो पहले x का मान -4 फिर y का मान 10। इसी प्रकार से यहाँ c ले लीजिए, पहले x और फिर y, फिर d ले लीजिए, पहले x और फिर y। तो इस तरह से आपके 4 बिंदु बन गए। अब इसको हमें ग्राफीय विधि से चूंकि हल करना है, इसलिए हम इसका हल ग्राफ कॉपी पर देखेंगे, कैसे हम इसका हल ज्ञात कर सकते हैं और इसका हल क्या होगा। प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखा और क्वेश्चन नंबर 2 को देखा। क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है उसे आपको ग्राफीय विधि से हल करना था। तो आपने उसमें कहां तक किया, यहां तक किए आप ए और बी और सी और डी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। यहाँ पर आपने x का वैल्यू रखा, y का वैल्यू रखा, तो x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू पता चलेगा, y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू पता चलेगा। इसी प्रकार से इसमें किए, तो इस तरह से इन बिंदुओं को आपको निर्देशांक मिले। अब इन बिंदुओं को ग्राफ कॉपी पर आप रिप्रेजेंट करेंगे और रिप्रेजेंट करने के बाद देखेंगे कि इनका हल क्या होगा, क्योंकि इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आप देखेंगे इन बिंदुओं को अगर निर्देशांक देखा जाए तो मैक्सिमम जो है ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या वो आपका 10 है। क्या है 10 है और इसमें माइनस भी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाइन खींच दिया है पहले से ही और इस लाइन को अब की बार इधर भी बढ़ाया और इधर भी। क्यों? क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। तो जब ऋणात्मक संख्याएं होंगी तो ऊपर देखिए ये आपका मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के ऊपर का जो भाग होता है धनात्मक होता है, मूल बिंदु के दाहिने का तरफ धनात्मक होता है, नीचे की ओर ऋणात्मक और बाएं तरफ ऋणात्मक होता है। आप क्या करेंगे, चूंकि मैक्सिमम आपका 10 है तो आप एक एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे 1 तो +1 होगा, इधर प्लस होगा, यहाँ पर +2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका +3 हो जाएगा, यहाँ पर +4 हो जाएगा और यहाँ पर +5 हो जाएगा, यहाँ पर +6 हो जाएगा, यहाँ पर +7 हो जाएगा, यहाँ पर आपका +8 हो जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पर और दर्शाएंगे तो प्लस आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा।
ठीक है, और इसको और एक आगे ले सकते हैं तो यहाँ पर प्लस आपका 10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप 10 दर्शा दीजिए, क्योंकि हमें 10 के आगे की जरूरत है, 10 तक दर्शाना जरूरी है। ठीक, इसी प्रकार से इस पे कीजिए तो +1 +2, ठीक है, +3, यहाँ पर +4, यहाँ पर आपका होगा +5, यहाँ पर आप दर्शाएंगे +6, यहाँ पर +7, यहाँ पर होगा +8, यहाँ पर +9 और यहाँ पर आपका होगा +10। ठीक, इधर दर्शा दीजिए, यहाँ पर माइनस होगा -1, -2, -3 और आपका होगा -4। ठीक, इसके आगे आप कोई जरूरी नहीं दर्शाना, क्योंकि 4 तक मैक्सिमम है। इधर भी दर्शा दीजिए -1, -2, -3, फिर आपका होगा -4 और फिर आपका होगा -5। आप चाहे तो दर्शा सकते हैं, मैक्सिमम जो है उतना दर्शाना जरूरी है, बाकी आप दर्शाइए या ना दर्शाइए। और आप कहाँ कहाँ दर्शाएंगे, इस ग्राफ पेपर को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लाइन है और फिर इस तरह के लाइन है, जहां एक दूसरे को काट रहे हैं वहीं पर आपको दर्शाना है। अब क्या करना है, इस बिंदु को, पहले बिंदु को देखा जाए तो इसके निर्देशांक है 3,5। ये x अक्ष का निर्देशांक है और ये y अक्ष का, इसी प्रकार से हर में है। तो x अक्ष का निर्देशांक यहाँ देखा जाए 3 यहाँ पर है और y का 5 है, तो इस सिधाई में ऐसे से जाएंगे और देखेंगे 5 यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक बिंदु होगा जिसका ये होगा और उसका निर्देशांक होगा 3,5। इसी प्रकार से b को देखिए, तो b के निर्देशांक है -4, तो x अक्ष पर देखिए माइनस इधर होता है, तो -4 आपका यहाँ पर है और y अक्ष पर आपको 10 देखना है। तो इधर से ऐसे जाएंगे आगे तक, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए इधर से आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको b बिंदु और जिसके निर्देशांक है -4,10। ठीक, अब जब ऐसा कर लेंगे तो इन बिंदुओं को आपको क्या करना है, इसे स्केल से रखकर इन बिंदुओं को बहुत ही सावधानी पूर्वक और बिल्कुल सीधा मैच करना है। यानी मैच करना मतलब मिलाना है। तो इन बिंदुओं को मिलाया जाए, इसे सीधा मिलाएंगे, इस तरह से इसे सीधा मिला दीजिए। ठीक, इन बिंदुओं को ऐसे सीधा मिलाना है। ठीक है, तो ये बिंदु मिल गई। इसी प्रकार से अब अगले को दर्शाइए C, तो C का निर्देशांक 3,5 है, यानी जहां पर ये है वहीं पर C भी है, यानी यहीं यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए C 3,5। अच्छा, D को देख लीजिए, D का निर्देशांक 8,-2 है, यानी x अक्ष पर 8 देखना है। तो x अक्ष पर अगर 8 को देखेंगे तो यहाँ पर है, ठीक है, और y अक्ष पर -2 देखना, तो -2 यहाँ पर है। तो 8 के नीचे ऐसे आएंगे तो -2 यहाँ पर पड़ेगा और यहाँ पर आपको दर्शाना है D। क्या दर्शाना है? D। तो इसके निर्देशांक होंगे 8,-2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाया जाए, इन दोनों बिंदुओं को ऐसे इस प्रकार से स्केल को रखेंगे और स्केल रखने के बाद बिल्कुल इनको सीधा मिलाना है। क्रॉस कर देंगे तो आपका मान तुरंत गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको इसे सीधा मिला देना है। ठीक है, तो ये देखेंगे, ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं? ए और सी दोनों बिंदु पर, यानी यही ये भी है और यही सी भी है और इसके निर्देशांक है 3,5। तो जो पहला है वो x है, यानी x बराबर आ गया 3 और y बराबर आपका आ गया 5 और यही आपको x और y का मान बताना था। x किसको आप माने थे और y किसको माने थे? तो x माने थे एक पेंसिल का मूल्य और y माने थे एक कलम का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया होगा और एक कलम का मूल्य 5 रुपया होगा। तो आप नीचे लिख सकते हैं, अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया होगा। तो इस तरह से आप इनको ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट करके इनके हल को आसानी से निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें हर एक क्वेश्चंस को बारी बारी से सरल करेंगे और देखेंगे कैसे हम इन क्वेश्चंस को सरल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। इसको बताने के लिए आपको इस सारणी को देखना है
कि कब क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया है रेखा युग्म, अनुपातों की तुलना किया गया है, फिर ग्राफीय निरूपण क्या होगा और बीजगणितीय निरूपण क्या होगा यहाँ पर लिखा गया है। तो ये आपका व्यापक समीकरण है, जो रैखिक युग्म दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये व्यापक रूप है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक समीकरण है। अब अगर ये कंडीशन बन रहा है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी और केवल एक हल होगा, अद्वितीय होगा, और फिर साथ साथ उसको हम संगत कहेंगे। फिर अगर ये कंडीशन बन रहा है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो संपाती रेखाएं होंगी। और अगर आपका बन रहा है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो समांतर रेखाएं होंगी। तो आपको इसमें बताना है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या संपाती है अथवा समांतर है। तो इस कंडीशन को चेक करेंगे, यदि इनमें से जो कंडीशन बनेगा उस कंडीशन के अनुसार हम बताएंगे कि संपाती है, समांतर है अथवा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हल डालेंगे और हल डालने के बाद इन समीकरणों का व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। ये जो समीकरण है इस समीकरण का व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, यानी यहां लिखेंगे 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर इसका आप क्या कर देंगे, तुलना, और तुलना करने पर जो कंडीशन बनेगा उस कंडीशन के अनुसार बताएंगे। तो तुलना किया जाए तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पे x है, यहाँ a1 है और यहाँ a1 के स्थान पे 5 है। फिर ये यहाँ पर देखिए b1 और यहाँ y है, यहाँ भी y है, और यहाँ b1 के स्थान पर आपका -4 है। माइनस रहेगा तो माइनस लगाया जाएगा, प्लस है तो नहीं लगाया जाएगा। यहाँ देखेंगे c1 है तो c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। ठीक इसी प्रकार से पुनः दूसरे समीकरण का तुलना कर लीजिए। पुनः इस समीकरण का 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 का व्यापक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर इससे क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए a2 के स्थान पर यहाँ है 7, तो a2 इक्वल टू हो जाएगा 7। b2 के स्थान पे देखेंगे यहाँ क्या है 6 है, देखिए y को छोड़ देंगे, और c2 के स्थान पर यहाँ -9 है तो -9 लिख देंगे। अब पहले a1 बाई a2 निकालेंगे, a1 बाई a2 तो a1 का मान देखिए 5 है और a2 का मान 7 है, इसको और हल नहीं कर सकते हैं। फिर आप निकाल लीजिए b1 बाई b2, तो b1 का मान -4 और b2 का मान 6 है। इसको और सरल करना चाहे तो कर सकते हैं, इसको 2 से भाग देंगे 2 होगा, इसको 2 से भाग देंगे 3, तो आ जाएगा -2/3। फिर आप निकाल लीजिए c1 बाई c2, तो c1 का मान 8 है और c2 का मान -9 है। ठीक है, अब इनका कंपैरिजन करना है, इनको तुलना कीजिए। तो तुलना क्या करेंगे, देखिए a1 बाई a2 फिर b1 बाई b2, देखिए क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू ये भी आगे लिख सकते हैं या ना लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो क्या होगा, अतः प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जो कंडीशन बनेगा वही लिखेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस तरह से आपका ये हो गया। देखिए यहाँ पर है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे और उसके बाद डाल देंगे हल। पहला समीकरण आपका है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 का व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, हमेशा आपको तुलना करना है, तुलना करने पर, तुलना कर दिया जाए तो क्या आएगा, a1 के स्थान पर, यहाँ पर देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ a1 है और यहाँ a1 के स्थान पे 9 लिखा तो 9 लिख देंगे। फिर b1 देखेंगे, यहाँ y है, यहाँ भी y है, b1 के स्थान पे 3 है। फिर c1 देखेंगे, यहाँ c1 है और यहाँ क्या है 12 है तो 12 लिख देंगे। पुनः आप क्या कीजिए, पुनः दूसरा समीकरण लीजिए 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर, तुलना कर दिया जाए तो यहाँ देखिए x है और यहाँ भी x है तो a2 के स्थान पे क्या है, यहाँ पर 18 है और b2 के स्थान पर देखा जाए यहाँ y है, यहाँ भी y, यहाँ है 6 और c2 के स्थान पर देखें यहाँ क्या है 24। तो अब इनका वैल्यू निकाल लिया है a1 a2 b1 b2 c1 c2 का। अब आपको क्या करना है, इनका मान रखना है। क्या कीजिए, a1 बाई a2 का वैल्यू रखिए तो a1 का मान 9 और a2 का मान 18। इसको और सरल करेंगे तो 9 एकम 9 9 दूना 18, यानी आपका आ गया 1/2। फिर आपको b1 फिर b2 का वैल्यू निकाल लेना, तो b1 का मान यहाँ पर 3 है और b2 का मान 6 है, इसको भी काट सकते हैं तो ये भी आ जाएगा 1/2। फिर आप निकाल लीजिए c1 बाई c2, तो c1 का मान देखेंगे यहाँ पर 12 है और c2 का मान 24 है, इसको भी काट सकते हैं तो ये भी आ जाएगा 1/2। अब यहाँ देख रहे हैं क्या, कौन सा कंडीशन बन रहा है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यानी सभी बराबर है। देखिए 1/2 1/2 1/2 सभी बराबर है। तो जब सब बराबर हो तो इस सारणी में देखें कौन सी रेखा होगी, संपाती रेखा। जब सभी का जो अनुपात है वो बराबर हो तो संपाती रेखाएं होंगी। क्या होंगी, संपाती रेखाएं। तो यहां लिख देंगे अतः संपाती रेखाएं हैं। क्या है, संपाती रेखाएं हैं। क्या है, संपाती रेखाएं। इस तरह से आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि संपाती होगा, समांतर होगा या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। देख फ्रेंड्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। तो जैसे आपने 1 को किया, 2 को किया, उसी तरह से 3 को भी करना है। 3 नंबर डालेंगे, हल डाल देंगे और समीकरण का व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो क्या है आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ x यहाँ भी x, तो a1 के स्थान पे मिलेगा 6, यहाँ y यहाँ भी y, b1 के स्थान पे मिलेगा -3, यहाँ c1 है और c1 के स्थान पर यहाँ है 10। पुनः दूसरे समीकरण का कीजिए। दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर, तुलना कर दिया जाए तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, a2 का मान देखिए यहाँ x यहाँ x, a2 के स्थान पे 2 है, फिर b2 का मान यहाँ y यहाँ भी y, यहाँ कुछ नहीं लिखा, जब कुछ ना लिखा हो तो -1 होगा, यहाँ माइनस लगा इसलिए माइनस, और कुछ ना हो तो 1। और यहाँ पर देखेंगे c2, तो c2 के स्थान पर यहाँ लिखा है 9, तो 9 लिख देंगे। ठीक,
अब इनको सरल करेंगे, a1 बाई a2 का वैल्यू निकालेंगे, a1 बाई a2 का वैल्यू, तो a1 का मान 6 और a2 का मान 2, सरल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3। इसी प्रकार से b1 बाई b2 का वैल्यू निकालेंगे, तो b1 का मान -3 और b2 का मान -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3। आप क्या निकालेंगे, c1 बाई c2 का वैल्यू, तो c1 का मान 10 है और c2 का मान 9 है, इसको हम सरल नहीं कर सकते। अब यहाँ देखेंगे क्या कंडीशन बना, चूंकि a1 बाई a2 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू b1 बाई b2, देखिए बराबर है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो कौन सा कंडीशन बना, इसको देखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगी, समांतर रेखाएं, तो अतः लिख देंगे समांतर रेखाएं हैं, अतः समांतर रेखाएं हैं, क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए 3 क्वेश्चंस को किस तरह से हम बता सकते हैं कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, कि संपाती रेखाएं होंगी, कि समांतर रेखाएं। हमें कंडीशन आना चाहिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो संपाती रेखाएं होंगी, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो आपको समांतर रेखाएं होंगी। जब समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, संपाती रेखाएं होंगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी तो केवल एक ही हल होगा और संगत होगा। इन दोनों कंडीशनों में संगत होगा और इस कंडीशन में असंगत होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए क्वेश्चंस को सरल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुपातों a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। इनको हमें अनुपातों की तुलना करना है, जिस प्रकार से अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया वैसे ही इसको भी हल करना है। बस यहाँ पर आपको ये बताना है कि संगत है या असंगत। तो संगत कब होगा, यहाँ पर कंडीशन लिखा हुआ है, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो संगत होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होगा तो संगत होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो असंगत होगा। तो आपको संगत और असंगत बताना है कि इसमें कौन सा रैखिक समीकरण युग्म संगत है और कौन सा रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे, हल डालेंगे और हल डालने के बाद जो भी समीकरण दिया है उसका व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो आपको इसको इस फॉर्म में बनाना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में सबसे पहले इसको कर लेना है। तो इसको जब करेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। देखिए इस फॉर्म में बन गया। तो ऐसे जितने भी समीकरण होंगे सबसे पहले उसको व्यापक समीकरण के रूप में बदलेंगे, फिर तुलना करेंगे। तो अब इसको हम तुलना आसानी से कर सकते हैं। बस आपको इतने ध्यान रखना है कि जो इधर होगा पक्षांतर कर लेंगे, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा और उस अंक के स्थान पर हो जाएगा 0, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, तो अब इसको क्या करना है, समीकरण को पहले लिखना है 3x प्लस 2y और ये 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5 इक्वल टू 0 का व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर इसका आप क्या कर देंगे, तुलना। तो तुलना कर दिया जाए
तो देखिए यहाँ पर a1 के स्थान पर क्या है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ a1 है और यहाँ a1 के स्थान पर आपका है 3, तो 3 लिख देंगे। यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ b1 के स्थान पर है 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ c1 है और यहाँ c1 के स्थान पर है -5। अब इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को कीजिए, पुनः लिखिए। दूसरा समीकरण आपका ये है 2x - 3y, ये बराबर के 7 है, इसको इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा, बराबर 0 का a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर तो तुलना कर दीजिए। तो यहाँ देखिए a2 के स्थान पे क्या है, 2 है, b2 के स्थान पर -3 है, माइनस होगा तो लिखेंगे, प्लस होगा तो नहीं लिखेंगे, और c2 के स्थान पर आपका -7 है। अब आपको क्या करना है, अनुपातों की तुलना कीजिए, a1/a2, तो a1 का मान 3 और a2 का मान 2 है। अब इसको हम काट नहीं सकते, ऐसे रहने देंगे। b1/b2, तो देखिए b1 का मान 2 और b2 का -3, इसको भी हम कटिंग नहीं कर सकते हैं। फिर c1/c2, c1 का मान -5 और c2 का मान -7, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 5/7। अब देखिए यहाँ पर कौन सा कंडीशन बना, a1/a2 और फिर b1/b2, इसको देखिए ये 3/2 है, ये 2/-3 है, यानी बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है। और आगे c1/c2 को देखेंगे तो ये भी किसी के बराबर नहीं है। तो कौन सा कंडीशन बना, ये कंडीशन बना हुआ है। तो जब ये कंडीशन बनेगा तो क्या होगा, संगत, तो लिख देंगे अतः संगत है, अतः संगत है, संगत है, बस। इसी तरह से हर समीकरण में, हर क्वेश्चंस में करना है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को किए हैं उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने से पहले नंबर 2 डाल देंगे, हल लिख देंगे, और फिर समीकरण है आपका 2x - 3y, यहाँ बराबर के 8 है, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो -8 हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर बराबर रख देंगे 0। इसका हम कर लेंगे व्यापक समीकरण से तुलना, a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर तुलना कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, a1 के स्थान पर 2, b1 के स्थान पर -3 और c1 के स्थान पर -8, ठीक है। इसी प्रकार से पुनः कर लीजिए, पुनः दूसरे समीकरण का दूसरा ये है 4x - 6y, वो बराबर के 9 है, पक्षांतर कर लेंगे, -9 हो जाएगा, बराबर के 0 का a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पर भी देखेंगे x a2 यहाँ लिखा है और यहाँ क्या लिखा है 4, फिर देखिए y यहाँ b2 लिखा है, यहाँ b2 के स्थान पे -6, c2 और यहाँ c2 के स्थान पे -9। अब क्या करना है, अनुपातों की तुलना करना है, यानी a1/a2 निकालना है। तो a1/a2, तो a1 का मान देखेंगे 2 है और a2 का मान 4 है, इसको कट करके हम 1/2 ला सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से b1/b2 निकाल लिया जाए, तो b1 का मान -3 और b2 का मान -6, माइनस से माइनस 3 × 3, 3 दूना 6, ये भी हमारा आ गया 1/2। ऐसे हम निकाल सकते हैं c1/c2, तो c1 का मान -8 और c2 का मान -9, माइनस से माइनस काट देंगे, आ जाएगा 8/9, ठीक है। अब यहाँ देखिए कौन सा कंडीशन बना, यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 फिर b1/b2, ये देखिए ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, यानी ये बराबर है। और ये देखेंगे क्या है c1/c2, ये नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन को यहाँ पर देखेंगे,
ये जब कंडीशन बनेगा तो क्या होगा, समांतर होगा और असंगत होगा। तो यहां लिख देंगे अतः असंगत है। क्या है, असंगत है, अतः संगत है। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना है। फिर फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। आपने 2 को देखा, अब आपको 3 को देखना। तो 3 नंबर डालेंगे और लिख देंगे हल। फिर समीकरण देखेंगे, समीकरण क्या है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर के 7 है, पक्षांतर कर लेंगे -7 हो जाएगा, बराबर 0 का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना कर दिया जाए। तो यहाँ देखिए a1 के स्थान पे क्या लिखा है, यहाँ 3/2 और b1 के स्थान पे लिखा है 5/3 और c1 के स्थान पे लिखा है -7। ठीक, इसी तरह से पुनः कर लीजिए दूसरे समीकरण का। दूसरा समीकरण आपका ये है 9x माइनस 10y और ये प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 14 बराबर 0 का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर तुलना कर लिया जाए। तो यहाँ देखिए a2 के स्थान पे क्या आएगा 9 और b2 के स्थान पर -10, देखिए y छोड़ देंगे, बाकी जो है लिख लेंगे, और c2 के स्थान पर -14। अब अनुपातों का तुलना कीजिए, क्या होगा a1/a2, a1 का मान 3/2 और a2 का मान 9। इसको हमें हल करना है, तो हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2 गुणे ये हो जाएगा 1/9, 3 अंकम 3, 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा 1/3 दूने 6। ठीक है, इसी प्रकार से b1/b2 का कर लीजिए। तो b1 का मान है 5/3 और b2 का मान है -10। ठीक है, और हल करेंगे तो 5/3 ऐसे लिख देंगे, गुणा लगाएंगे, हो जाएगा -1/10, इससे इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, तो आ जाएगा 1/-6। ठीक, अब इसको देखिए c1/c2 को, तो c1/c2, c1 का मान -7 है और c2 का मान देखेंगे -14 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1/2, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, तो 1/2 आ गया। अब इनको कंपैरिजन करेंगे, इनकी तुलना किया जाए, देखिए आपका क्या वैल्यू आया है। यहाँ पर देखेंगे वैल्यू क्या आया है, चूंकि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अब देखेंगे क्या मान बराबर है, तो a1/a2 का मान 1/6 और b1/b2 का मान -1/6, यानी बराबर नहीं है। ठीक है, और फिर c1 का मान भी अलग है, ये भी बराबर नहीं है। तो आपको तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये दो कंडीशन लिख दीजिए, हो गया। तो ए कंडीशन आपका बना, और इस कंडीशन में क्या होगा, संगत होगा, तो लिख देंगे अतः संगत है। क्या है, संगत है, क्या होगा, संगत। ठीक, तो इस तरह से इनको हल कर लेना है। अब फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 डाल देंगे, फिर डाल देंगे हल। ठीक है, क्या समीकरण है 5x माइनस 3y, ये देखिए यहाँ पर 11 लिखा है, इधर लाएंगे तो -11 हो जाएगा, बराबर 0 का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या कर देंगे, तुलना करने पर, तो तुलना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, a1 के स्थान पर यहाँ देखिए 5 लिखा है, b1 के स्थान पर -3 लिखा है और c1 के स्थान पर -11 है। a1, b1 और c1 का मान पता है। अब पुनः क्या करेंगे, दोबारा दूसरे समीकरण को -10x और +6y
और इस माइनस को जब इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा +22 और इक्वल टू हो जाएगा 0। इसका हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से क्या कर देंगे, तुलना करने पर क्या कर देंगे, तुलना। तो यहाँ पर देखेंगे x है और यहाँ पर भी x है। यहाँ a2 का वैल्यू क्या आएगा, a2 का वैल्यू -10 आएगा। यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो b2 का वैल्यू आपका 6 आएगा। यहाँ c2 है और यहाँ c2 के स्थान पर आपका 22 है, तो यहाँ लिख देंगे 22। अब इन अनुपातों का क्या कर लेंगे, तुलना। तो अनुपातों का तुलना किया जाए तो a1 बाई a2, a1 का मान आपका 5 है और a2 का मान -10 है। कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई -2। फिर आप लिखेंगे b1 बाई b2, तो b1 का मान -3 है और b2 का मान आपका 6 है। इसको और सरल कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। और इसी प्रकार से आप c1 बाई c2 का वैल्यू निकालेंगे तो c1 का मान -11 है और c2 का मान 22 है। इसको भी हल कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा -1/2। यहाँ पर देख रहे हैं इस माइनस को आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, मतलब हर को ऋणात्मक है तो धनात्मक बना देंगे। -1/2 -1/2 -1/2, यानी इस बार सभी का वैल्यू क्या है, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों अनुपात बराबर हैं। और जब तीनों अनुपात बराबर होंगे तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा कंडीशन बन रहा है, संगत होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः संगत है, अतः संगत है। क्या लिख देंगे, संगत है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखा कि संगत है या असंगत है, कैसे पता करेंगे। तो आपका क्या है, संगत है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, इनको कैसे हमें सरल करना है। डियर फ्रेंड्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है कि किस तरह से इसको हमें सरल करना है। जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सरल किया, 2 को, 3 को, 4 को, उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी सरल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 डाल देंगे, उसके बाद लिख देंगे हल 4y3x प्लस 2y। यहाँ पर देखेंगे इक्वल टू 8 है, ये प्लस है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये -8 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, इसका तुलना कर देंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना किया जाए तो यहाँ पर देखेंगे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ a1 है और यहाँ a1 के स्थान पे लिखा है 4/3। क्या लिखा है, 4/3। यहाँ पर देखेंगे y है, यहाँ पर भी y है और यहाँ b1 है और यहाँ b1 के स्थान पे लिखा है 2। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे c1 है और यहाँ पर -8 है। तो इस प्रकार a1 b1 c1 का मान निकल गया। पुनः आप दूसरे समीकरण का तुलना कीजिए। समीकरण आपका है 2x प्लस 3y ये इक्वल टू 12 है, जो कि पॉजिटिव है, इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस, और यहाँ पर बराबर के लिख देंगे 0 का व्यापक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या कर देंगे, तुलना करने पर इसका तुलना कर दिया जाए तो यहाँ पर देखेंगे x है, यहाँ भी x है, यहाँ a2 है और यहाँ a2 के स्थान पे आपका 2 लिखा है। फिर यहाँ देखेंगे y है, यहाँ भी y है और यहाँ b2 के स्थान पर आपका 3 लिखा है। यहाँ c2 है और यहाँ c2 के स्थान पर आपका -12 का लिखा हुआ है। अब इन अनुपातों का हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो लिखेंगे a1 बाई a2, a1 का मान 4/3 और a2 का मान आपका 2 है, और सरल करेंगे तो 4/3 इंटू 1/2, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 2, यानी 2/3 आ गया। इसी प्रकार से b1 बाई b2 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो b1 का मान आपका 2 है और b2 का मान 3 है, तो यहाँ 3 आ गया। फिर c1 बाई c2, c1 का मान -8 और c2 का मान -12 है,
माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, इससे 2 से भाग 4 से भाग देंगे 2 और ये देंगे तो आगे 3, तो ये भी आ गया 2/3। यहाँ पर अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को अगर देखेंगे तो ये सभी के वैल्यू क्या है, बराबर है। और जब सभी के वैल्यू बराबर होंगे तो आपका संपाती रेखाएं होंगी, और जब भी संपाती रेखाएं होंगी तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और वो आपका संगत होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः संगत है, अतः संगत है। आपने इस क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चंस को सरल किए, जिसमें आपको ये बताना था कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए क्वेश्चंस को सरल करना सीखेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनको बारी बारी से एक एक क्वेश्चंस को सरल करना सीखेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सरल कर सकते हैं और इनके हल क्या होंगे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं। ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं 1 2 3 4, इनमें कौन सा संगत है या असंगत है। संगत है या असंगत दोनों बताना है, संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार से अभी आपने पिछले क्वेश्चंस में बताया कि कौन सा संगत है कौन सा असंगत है, उसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को भी बताना है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। यदि संगत है तो उसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे और इस क्वेश्चन को सबसे पहले बताएंगे ये संगत है या असंगत। तो क्या है आपका x प्लस वाई यहाँ बराबर के 5 है। जब भी बराबर में 5 हो तो पहले उसको व्यापक समीकरण के रूप में बदलेंगे। व्यापक समीकरण यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के रूप में लिखेंगे, या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 के रूप में लिखेंगे दोनों समीकरणों। तो ये प्लस है, इधर लाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा 0। अब इसका हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर इसका हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर तुलना करने पर क्या मिलेगा, यहाँ x है यहाँ भी x है। यहाँ देखेंगे x के आगे a1 लिखा है और यहाँ x के आगे कुछ नहीं लिखा है। तो जब कुछ ना लिखा हो तो 1 होता, तो यहाँ लिख देंगे 1। फिर यहाँ लिखेंगे b1, यहाँ y है यहाँ भी y है, यहाँ ये y के आगे b1 लिखा है और यहाँ y के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ भी होगा 1। यहाँ c1 है और यहाँ c1 के स्थान पे -5 है, तो -5 लिख देंगे। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण का भी तुलना करेंगे। पुनः इस समीकरण को देखिए 2x प्लस 2y, यहाँ देखिए बराबर के 10 है, पक्षांतर कर लेंगे तो -10 हो जाएगा, बराबर 0 का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पर a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 2, a1 का वैल्यू 2 सॉरी a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 2 और c2 का वैल्यू आपको मिलेगा -10। अब इन अनुपातों का हम क्या करेंगे, तुलना, यानी a1 बाई a2 का वैल्यू निकालेंगे। तो a1 का मान 1 और a2 का मान 2, ठीक। फिर b1 बाई b2 का वैल्यू निकालेंगे, तो b1 का मान 1 और b2 का मान 2। इसी प्रकार से c1 बाई c2 का वैल्यू निकालेंगे, तो c1 का मान -5 और c2 का मान -10, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे 5a और इससे, तो यह भी आ जाएगा 1/2। अब देखेंगे क्या बन रहा है कंडीशन,
a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों के वैल्यू बराबर हैं, 1/2 1/2 1/2। तीनों वैल्यू जो है वो बराबर है। और जब इस प्रकार का कंडीशन बनेगा तो क्या होगा, समपाती रेखाएं और आपका संगत होगा। तो यहां लिखेंगे अतः संगत है, अतः संगत है। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। इसको हम ग्राफ कॉपी पर समझेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। डियर फ्रेंड्स, ये प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये था कि आपको ये देखना है कि कौन सा समीकरण संगत है और कौन सा समीकरण असंगत है। तो जैसे आपने देखा कि समीकरण 1 जो आपका है, समीकरण 1 का जो युग्म है ये संगत है। तो फिर उसमें लिखा है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए नीचे लिखेंगे ग्राफीय विधि से, फिर उस समीकरण को लिखेंगे, इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे, फिर दूसरे समीकरण को लिखेंगे, इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए दोनों क्वेश्चंस को सीखा कि कैसे हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू रखेंगे तो y का मिल जाएगा, y का वैल्यू रखेंगे तो x का मिल जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को आप ज्ञात कर लेंगे और ज्ञात करने के बाद 4 बिंदु बनाएंगे a b c d। a के निर्देशांक 0,5 है, b के निर्देशांक 5,0 है, c के निर्देशांक 0,5 है और d के निर्देशांक 5,0 है। ठीक है, अब इन बिंदुओं को क्या करेंगे, इस ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये ग्राफ कॉपी आपके सामने है और इस पे आपको रिप्रेजेंट कर देना। इस तरह का जो एक खड़ी लाइन होती है उसको हम कहते हैं y अक्ष और जो पट लाइन होती है उसको हम कहते हैं x अक्ष। तो इस तरह से आप खींच लेंगे, जहां पर एक दूसरे को काटेंगे उसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाहिने तरफ का भाग जो होता है वो धनात्मक होता है, सॉरी धनात्मक होता है। ऊपर का भाग धनात्मक होता है, नीचे का भाग ऋणात्मक होता है और बाएं ओर का भाग ऋणात्मक होता है। अब इसमें देखेंगे तो आपका मैक्सिमम संख्या जो बड़ी से बड़ी है वो 5 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक एक रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे +1, यहाँ पर आप लिख देंगे +2 और यहाँ पर लिख देंगे आप +3 और यहाँ पर आप लिखेंगे +4, यहाँ पर +5, यहाँ पर आप +6 लिख दीजिए, यहाँ पर आप +7 लिख दीजिए, यहाँ पर आप +8 लिख दीजिए। हमें मैक्सिमम जो जरूरी है वो 5 है। आप चाहे जितना भी दर्ज कर दीजिए, हमें जरूरत है 5 की। इसी तरह से इसमें देखेंगे कोई भी मान ऋणात्मक नहीं है। तो जब ऋणात्मक नहीं तो हमें इस तरफ और नीचे की तरफ दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर भी दर्शा देंगे तो यहाँ भी प्लस होगा 1, यहाँ पर होगा +2 और यहाँ पर आपका होगा +3, यहाँ पर आपका होगा +4, यहाँ पर आपका होगा +5, यहाँ पर होगा आपका +6, यहाँ पर आपका +7 और यहाँ पर आपका होगा +8। इस तरह से आप 10 तक दर्शा सकते हैं, लेकिन हमें जो मेन जरूरत है वो 5 तक का जरूरत है। ठीक है, तो आप देखिए इन बिंदुओं को दर्शाया जाए। पहले ये को दर्शाया जाए तो ए के निर्देशांक 0,5 यानी x अक्ष पे 0 मतलब यही मूल बिंदु होगा और y अक्ष पे 5 मतलब यहाँ पर होगा। यानी यहाँ पर एक बिंदु होगा ये जिसका निर्देशांक होगा 0,5। इसी तरह से b को देखिए तो x अक्ष पे 5 यानी यहाँ पर है और y अक्ष पे 0 मतलब यही मूल बिंदु, यानी यहाँ पर आपका होगा b और इस b के निर्देशांक हैं, ध्यान समझिएगा, b के निर्देशांक है 5,0। ठीक है, इसी प्रकार से आप c को समझिए तो c और a के निर्देशांक सेम है, तो जहां a होगा वहीं c होगा। d और b के निर्देशांक सेम है, जहां d होगा वहां b होगा, यानी b के स्थान पे d होगा। तो यहीं पर आपका d भी होगा जिसके निर्देशांक 5,0 होगा और यहीं आपका b होगा जिसके निर्देश c होगा जिसके निर्देशांक आपको 0,5 है। अब इनको क्या करना है, दोनों बिंदु एक ही पर है, तो जब दोनों बिंदु एक ही पर है तो दोनों रेखाएं भी एक ही बनेंगी। तो यहाँ पर एक रेखा खींच देंगे और अगर देखें जब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर जस्ट हो तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। आप इनमें से कोई भी मान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी इच्छा कहे। जब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर ठीक हो यानी समपाती रेखा हो तो उसके अनेक हल होंगे। अनेक हल मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल।
तो इसमें से कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं कि ये होगा, यानी आप लिख सकते हैं कि x बराबर 0 होगा और y बराबर 5 होगा, या आप लिख सकते हैं x बराबर 5 होगा, y बराबर 0 होगा, या कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ कॉपी पर और आसानी से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। यहाँ पर हल डालेंगे और हल डालने के बाद समीकरण जो 2 में दिया गया उसका तुलना करेंगे। x माइनस वाई बराबर के 8 है, इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा। फिर बराबर 0 का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना कर लिया जाए तो यहाँ देखिए x है, यहाँ x है, यहाँ a1 है और यहाँ x के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। इसी प्रकार से b1, यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ पर कुछ नहीं है, माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ c1 है और यहाँ c1 के स्थान पर -8 है। माइनस चिन्ह का यदि यूज है, माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो माइनस चिन्ह को लिखेंगे और यदि प्लस है तो प्लस चिन्ह को नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को किया जाए, पुनः इस समीकरण को करेंगे 3x माइनस 3y बराबर 16 है, पक्षांतर कर लेंगे तो -16 हो जाएगा बराबर 0 का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर इसका भी तुलना कर लिया जाए। तो जब तुलना करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर a2 का वैल्यू आपको मिलेगा 3, ये देखिए 3 है, और b2 का वैल्यू आपको मिलेगा -3 और c2 का वैल्यू मिलेगा -16। अब अनुपातों का तुलना करना है तो क्या होगा, a1 बाई a2, a1 का मान 1 और a2 का मान 3, फिर b1 बाई b2, तो b1 का मान -1 और b2 का मान -3, माइनस से माइनस कट कर देंगे, आ जाएगा 1/3। फिर c1 बाई c2, तो c1 का मान -8 और c2 का मान -16, इसको भी कट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक, अब इनको देखेंगे तो कौन सा कंडीशन बन रहा है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये दोनों वैल्यू बराबर है लेकिन ये वैल्यू बराबर नहीं है, और जब ये कंडीशन बनेगा तो यहाँ पर देखेंगे समांतर रेखाएं होंगी और समांतर होगा और असंगत होगा। क्या होगा, असंगत, तो यहाँ लिख देंगे अतः असंगत है, और जब असंगत होगा तो हमें ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपको 3 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ नंबर 3 डालेंगे और उसके बाद लिखेंगे हल। फिर जो समीकरण दिया है आपका, दिया 2x प्लस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0 का व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो तुलना किया जाए तो a1 का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 2 और b1 का वैल्यू कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा और c1 का वैल्यू -6। इसी तरह से दूसरे समीकरण को कीजिए। पुनः दूसरा समीकरण क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो तुलना कर दिया जाए। यहाँ देखिए a2 का वैल्यू 4 आए और b2 का वैल्यू -2 है, माइनस है तो लिखेंगे, और c2 का वैल्यू -4 है। अब अनुपातों की तुलना करेंगे, a1 बाई a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4 और सरल करेंगे, आ जाएगा 1/2। b1 बाई b2,
b1 का मान 1 और b2 का मान -1/2। फिर c1/c2, c1 का मान -6 और c2 का मान -4। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे 3 और इसमें 2 का भाग देंगे 2, 3/2। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कंडीशन बन रहा है। यहाँ बन रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये दोनों बराबर नहीं है और साथ में c1/c2 भी बराबर नहीं है, यानी ए कंडीशन बन रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब ये कंडीशन बनेगा तो संगत होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः संगत है। क्या है? संगत। और जब संगत होगा तो हम उसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। अब ग्राफीय विधि से हल हम ग्राफ कॉपी पर बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे हम इसको ग्राफ कॉपी पर हल कर सकते हैं ग्राफीय विधि के द्वारा। प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा कि ये संगत है और क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो आपने संगत और असंगत देखा तो ये क्लियर हो गया कि संगत है। कैसे पता करेंगे संगत है या असंगत, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा। अब अगर यदि संगत है तो इसको हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए पहले समीकरण को लिख लेंगे। तो समीकरण इस रूप में आपके बुक में लिखा हुआ है, उसको हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक, फिर इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। फिर जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में समझा कि कैसे हम x और y के वैल्यू निकालेंगे, उस तरह से निकाल लेंगे। ऐसे दूसरे को भी कर लेंगे और उनसे 4 बिंदु बना लेंगे a b c d। तो a के निर्देशांक लिखे हैं, b के निर्देशांक लिखे हैं, c के निर्देशांक भी लिखे हैं और d के निर्देशांक भी लिखे हुए हैं। अब क्या करना है डियर फ्रेंड्स, इन बिंदुओं को इस ग्राफ पेपर पर आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इन बिंदुओं को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक संख्या ऋणात्मक है, बाकी सभी धनात्मक है और इनमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 6 है, 6 से अधिक नहीं है। तो इस क्या करना है, यहाँ पर अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कैसे करना है। ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, इधर का भाग धनात्मक, ऊपर का भाग धनात्मक, नीचे का भाग ऋणात्मक, बाएं ओर का भाग ऋणात्मक होता है। इन पे क्या करना है, आपको संख्याओं को दर्शाना है। तो इधर दर्शा लीजिए प्लस प्लस होंगे, +2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका +3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका +4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका +5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका +6 हो जाएगा, यहाँ पर +7 होगा और यहाँ पर +8 होगा, यहाँ पर +9 होगा। इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। मैक्सिमम में 6 की जरूरत है। ऐसे इस पे भी दर्शा लीजिए +1, यहाँ दर्शाएंगे +2, यहाँ दर्शाएंगे +3, यहाँ पर दर्शाएंगे +4, यहाँ पर दर्शाएंगे +5, यहाँ पर +6, यहाँ पर +7, यहाँ पर आपका +8, यहाँ पर आपका +9। इस तरह से आप दर्शा सकते हैं +10। इधर भी आप दर्शा लीजिए तो यहाँ माइनस होगा -1, -2, -3। इधर भी दर्शा लीजिए -1, -2, -3, -4, -5। ठीक, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट कर लेना है। रिप्रेजेंट करने के बाद क्या करना है, ये बिंदु को दर्शाना है। तो ये बिंदु के निर्देशांक 0,6, यानी x अक्ष पे 0 देखना है तो यहीं पर होगा और y अक्ष पे 6 यानी यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक बिंदु होगा जिसके निर्देशांक होंगे बिंदु ये होगा, इसके निर्देशांक होंगे 0,6। अब b को दर्शाना है, x अक्ष पर 3 देखना, पहला जो होता है x और बाद वाला y होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 है और 0 होगा तो यहीं पर आपका होगा बिंदु b। इसके निर्देशांक हैं 3,0। जब आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर लीजिए तो इन बिंदुओं को आप स्केल रखकर ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सही ढंग से और बिल्कुल सीधा मिलान करेंगे, नहीं तो आपका वैल्यू जो होगा गलत आएगा। तो इस तरह से आप इनको सीधा मिला दीजिए। ठीक है, इस तरह से इसे सीधा खींच देना है। ठीक, तो एक रेखा आपने खींच दिया। अब दूसरे बिंदुओं को भी दर्शाना है और उनको भी रेखा बनाना। तो देखिए पहले के निर्देशांक है 0,-2। तो 0 देखिए x अक्ष पे 0 यहीं पर होगा और -2 है जो y है, तो y का -2 नीचे होता है यानी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर एक बिंदु होगा C और जिसके निर्देशांक होंगे 0,-2, यहाँ पर C है। इसी प्रकार से D को देखा जाए तो 1,0 है यानी x अक्ष पे 1 तो यहाँ पर है और 0 देखा जाए y अक्ष पर तो y अक्ष पे 0 यही होगा यानी यहाँ पर एक बिंदु होगा जिसके निर्देशांक हो गए 1,2।
0। अब ध्यान से समझिएगा, इन बिंदुओं को ऐसे स्केल को रखकर बिल्कुल सीधा आपको मिलाना है। क्रॉस करेंगे तो आपका आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको ऐसे सीधा मिला दीजिए, इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आपने मिलाया, ये वाला लाइन है, ये मैंने दोबारा ओवर राइटिंग कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। यदि सपोज डेट ये बिंदु है तो इसके निर्देशांक लिखा जाए तो पहले x का लिखा जाता है, तो ये किसकी सिधाई पर है, 2 की, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद ये किसकी सिधाई पर है, 2 पर है, यानी y अक्ष पे भी 2 है, x अक्ष पे भी 2 है। तो अगर इसके वैल्यू निकाले जाए तो x का मान 2 होगा और y का मान भी 2 होगा, और एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इसके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल मतलब इसके अलावा और कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन 4 में दिए गए क्वेश्चंस को समझें कि किस तरह से हम इनको ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट करते हैं और आसानी से हल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन 5 नंबर को समझेंगे, क्वेश्चन 5 को, कि कैसे हम इनको हल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चंस को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4, फिर हल डालेंगे और आपका समीकरण है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो a1 का मान आपको 2, b1 का मान -2 और c1 का मान -2। इसी प्रकार से पुनः दूसरे समीकरण का तुलना कीजिए। दूसरा है आपका 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा a2 इक्वल टू 4 और b2 इक्वल टू -4 और c2 इक्वल टू -5। अब अनुपातों का तुलना कर लिया जाए तो a1 बाई a2, a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है, सरल कर लेंगे, आ जाएगा 1/2। b1 बाई b2, तो b1 का मान -2 और b2 का मान -4, इसको भी हल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक, फिर आपका c1 बाई c2, तो c1 का मान -2 और c2 का मान -5, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 2/5। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा कंडीशन बन रहा है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। अब की बार एक कंडीशन अब बन रहा है, और जब ऐसा कंडीशन बनेगा तो समांतर रेखाएं होंगी और असंगत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः असंगत है, और जब असंगत होगा तो हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी इसका हम ग्राफीय विधि से हल ज्ञात नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए 4 क्वेश्चंस को सरल किए कि कौन सा क्वेश्चन आपका संगत है और कौन सा क्वेश्चन आपका असंगत है। फिर हर एक क्वेश्चन जो संगत थे उनको ग्राफ कॉपी पर आपने समझा कि कैसे हम इनको ग्राफीय विधि के द्वारा हल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे कैसे हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बीमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई, बताइए कि लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मान लीजिए, माना आयताकार बाग की लंबाई, माना आयताकार बाग की लंबाई x तथा
आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई y है। ठीक है, इस तरह से आपको मान लेना, आयताकार बाग की लंबाई x और आयताकार बाग की चौड़ाई y। क्यों? क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है और इसमें हम दो चर का ही प्रयोग करके पूरे प्रश्नावली के दिए गए क्वेश्चंस को सरल करेंगे। तो इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई आपका x है और चौड़ाई आपका y है, यानी चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? लंबाई के बराबर। क्यों? क्यों कह रहा है? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। समझो, यदि चौड़ाई 10 है तो लंबाई 14 है, तो यदि हम इस 10 में 4 और जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? 14 के बराबर। तो इस तरह से हमको इस तरह मिल जाएगा। इसको और हम हल करेंगे तो इसको हम या ऐसा लिख सकते हैं, y को उधर ले आए तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4, और ये है आपका समीकरण नंबर 1। पुनः दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आयताकार बाग का, आयताकार बाग का परिमाप, आयताकार बाग का परिमाप क्या होता है? आयताकार बाग का परिमाप अर्ध परिमाप दिया है, सॉरी यहां पर अर्ध परिमाप लिख देंगे। ठीक है, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप है आपका 36 मीटर। और ध्यान समझिएगा, कोई भी आयताकार वस्तु हो या स्थान हो, जब भी हम उसका परिमाप निकालेंगे तो ब्रैकेट में होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि अर्ध परिमाप है, अर्ध मतलब आधा, और जब भी किसी का आधा पता करना हो तो उसमें 2 का क्या कर दीजिए? भाग। तो ये बराबर हो जाएगा 36 मीटर के। क्यों? क्योंकि इसको आधा कर दिए तो ये भी अर्ध परिमाप हो गया। किसी का भी आधा पता करने के लिए हम उसमें क्या कर दें? 2 का भाग दे देंगे तो हमको आधा पता हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का भाग दे दिए, इस 2 से 2 खत्म हो गया। ठीक, और यहाँ लंबाई देखिए आपका x है तो x लिख देंगे, और प्लस चौड़ाई जो है वो y है तो y लिख देंगे, और ये बराबर हो जाएगा 36 मीटर। यानी इसको हम क्या बना दिए? समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से हमें समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2 मिल गया। अब हम इनको क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए इस समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक विधि का प्रयोग करने जा रहा हूँ, जिस विधि का नाम है विलोपन विधि। और इस विलोपन विधि का प्रयोग करना आप अगले चैप्टर में सीखेंगे कि विलोपन विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है और विलोपन विधि क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको सरल सरल भाषा में बताता हूँ। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे कि कौन सा चर सेम है। तो देखिए, यहाँ x है, यहाँ भी x है, इसका चिन्ह धन है तो इसका चिन्ह धन है, यानी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों का चिन्ह सेम है। यहाँ पर देखेंगे y है, यहाँ भी y है, लेकिन इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है। तो जब भी चर जो हो सेम हो, उसके गुणांक भी सेम हो, तो आपको क्या कर देना है? और चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ देना है, और यदि चिन्ह समान हो तो घटा देना है। यदि आप x को विलुप्त करना चाहें तो चूंकि इसके चिन्ह सेम है तो इसको घटाएंगे, लेकिन यदि y को आप विलुप्त करना चाहें तो चूंकि इनके चिन्ह विपरीत है और सेम है तो इनको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दिया जाए तो पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 36। जोड़ेंगे तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा y, और आपका 4 और 36 हो जाएगा 40। x बराबर आ जाएगा 40/2, गुणा है उधर जाएगा भाग हो जाएगा, x का मान आ गया यानी 20।
क्या मिल गया आपको 20, क्या मिला लंबाई मिल गया। अभी आपको चौड़ाई बताना है, तो इस x के वैल्यू को क्या करो किसी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो यहां पर लिखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, और जब हम किसी में किसी का मान रखते हैं तो उसको कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर आप प्रतिस्थापन विधि भी सीख रहे हैं, लेकिन इसको डिटेलिंग से बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में कि क्या होता है। यानी जहां पर x है वहां पर हमें 20 लिख देना और समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है यहाँ 20, यहाँ x के स्थान पे 20 लिख देंगे माइनस y, और यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक, इसको इधर ले आएंगे 20 को, तो इधर बचेगा माइनस y, और ये हो जाएगा 4 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 20, और माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस घटेगा माइनस चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, और 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 16। यानी चौड़ाई कितना है 16 है और लंबाई कितना है 20। तो देखिए चौड़ाई से लंबाई 4 अधिक है। यहाँ नीचे लिख देंगे अतः आयताकार भाग की लंबाई 20 मीटर और आयताकार तथा चौड़ाई 16 मीटर होगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे और आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं, कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, और इस क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चंस और दिए गए हैं जिनको हम बारी बारी से समझेंगे और कैसे क्या होगा इनको हम सरल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्या कह रहा है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, मतलब दो चरों में लिखना है, लिखा दो चरों में, यानी दो चर होने चाहिए, और एक और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म जो हो उसका ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा संपाती रेखाएं हो। तो सबसे पहले हम जो समीकरण दिया है उस समीकरण का व्यापक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 का a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर लीजिए। तो जब तुलना करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये का वैल्यू क्या आएगा। देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ a1 है तो यहाँ a1 के स्थान पे 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ देखिए y है, यहाँ भी y है, और यहाँ b1 है, यहाँ b1 के स्थान पे 3 है तो 3 लिख देंगे। यहाँ देखिए c1 है, यहाँ के c1 के स्थान पे -8 है तो -8 लिख देंगे। अब आपको पहला समीकरण मिल गया, और चूंकि आपने पढ़ा है कि इसमें दो समीकरण होगा तो एक समीकरण मिला है, दूसरा समीकरण आपको स्वयं लिखना है, लेकिन ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, पहला प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि दो समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी यदि, कब होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होंगी, यदि a1/a2 ≠ b1/b2, ये कंडीशन अगर बन जाए तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, ये क्लियर है। तो a1/a2 ≠ b1/b2 बनना चाहिए। a1/a2 ≠ b1/b2 अगर बन जाए तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। तो अगर इस आधार पर रखा जाए तो a1 का तो मान पता है, तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब a2 का मान रखना हमको, तो a2 का मान कुछ भी रख सकते हैं आप, स्वतंत्र हैं।
प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हैं, बस इस कंडीशन का पालन होना चाहिए। तो चलिए मैं A2 का मान रख दिया 5, यहाँ B1 का मान पता है, B2 का मान रखना है, तो B2 का मान मैंने रख दिया 7, कुछ भी आप रख सकते हो, मैं कह रहा हूं कोई भी रख दीजिए, मैं B2 रख दिया। ठीक, तो इस तरह से अगर समीकरण बनेगा इस प्रकार समीकरण क्या होगा, समीकरण जो आपका होगा, अच्छा चलिए B1 रखें तो C2 भी रख लिया जाए, तो C2 का मान -8 है, मैं -5 रख दे रहा हूं। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। तो समीकरण क्या बनेगा, अब व्यापक समीकरण क्या होता है दूसरे का, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, इस पे रखा जाए तो A2 के स्थान पे 5 हो जाएगा, फिर x प्लस लगा है प्लस, B2 के स्थान पे 7 हो जाएगा, फिर y, और यहाँ देखिए प्लस C2 के स्थान पे माइनस है तो -5, और ये बराबर का हो जाएगा 0। ये आपका समीकरण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, समीकरण। ठीक है, तो ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब ये पहला था, अब दूसरा आपको लिखना है, नंबर 2 लिखना है। यहां पर लिखेंगे नंबर 2, चूंकि दो समीकरण युग्म क्या लिखा है, संपाती रेखाएं बनाएंगी यदि, कब बनाएंगी संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं तब बनाएंगी जब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉ इक्वल टू C1 बाई C2 हो। जब आपका ये कंडीशन बनेगा तो संपाती रेखाएं बनेंगी, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, अगर ये कंडीशन बने तो आपका संपाती रेखाएं होंगी। तो जब ये कंडीशन बनेगा तो आप अब क्या होगा, अब यहां पर आपको A2 B2 और C2 का ऐसा मान रखना है कि ये कंडीशन बनना चाहिए। तो A2 का मान देखिए, यहाँ A1 इसमें देखना, मेन समीकरण आपका ये है, A1 का मान 2 है, तो मैं A2 का मान यहाँ पर रख दे रहा हूं 6। ठीक है, 6 रख दिया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है। ठीक, यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ B2 का मान रख दे रहा हूं 9, यहाँ पर C1 का मान -8 है, C1 का मान -8 है। ठीक है, तो हम यहां पर रख दे रहा हूं इसका मान -24। ठीक है, अब इसको आप रखकर देख सकते हैं, देखिए A1 का मान आपका है 2 और A2 का मान है 6, तो 6 रख देंगे बराबर, B1 का मान है आपका 3 रख देंगे, और B2 का मान है 9, तो 9 रख देंगे, फिर बराबर लगाएंगे। C1 का मान है -8, तो -8 रख देंगे, और C2 का मान है -24। अब देखिएगा, इसको इससे काटेंगे तो ये बन जाएगा 1/3, इससे इसको काटेंगे तो 1/3, और इससे इसको काटेंगे तो 1/3, तीनों मान क्या हो गया, बराबर। तो इस तरह से हो जाएगा। अब समीकरण क्या बनेगा, ध्यान समझिएगा, यहां पर आगे समझेंगे। यहां पर समीकरण बनेगा, जो समीकरण होगा आपका क्या होगा, A2, तो A2 के स्थान पे 6, फिर x हो जाएगा, प्लस B2 के स्थान पे 9, फिर y हो जाएगा, और फिर C2, तो C2 के स्थान पे -24, तो -24 बराबर 0 हो जाएगा। तो आपका ये समीकरण बनेगा। आप स्वतंत्र हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप तीसरे कंडीशन को समझते हैं। तीसरा कंडीशन, सॉरी यहाँ पर जो मैंने कर दिया, ये आपका तीसरा नंबर है, संपाती रेखाओं का कंडीशन मैंने लिख दिया, और ये तीसरे नंबर पे है। दूसरा नंबर आपका ये है समांतर रेखाएं, तो आप देख लेंगे दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं कब बनेंगी, दो समीकरण युग्म समांतर रेखाएं बनाएंगी, समांतर रेखाएं बनाएंगी, कब बनाएंगी, यदि
A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2। जब ये कंडीशन बनेगा तो समांतर रेखाएं बनाइए, मतलब A1 by A2 नॉट इक्वल A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2 बनेगा, तो समांतर रेखा है। तो अब इनकी वैल्यू रखा जाए, ऐसा वैल्यू रखना है कि इनका जो दो अनुपात हो बराबर होना चाहिए। तो A2 का मान मैं रख दे रहा हूं, यहां पर मैं रख दे रहा हूं 8, और B2 का मान मैं रख दे रहा हूं, आपको ध्यान समझना है, B2 का मान मैं रख दे रहा हूं 12, और C2 का मान मैं रख दे रहा हूं -9। अब यहां देखेंगे ये A1 का मान है और ये A2 का मान है, तो यहां पर देख लीजिए, चेक कर लीजिए A1 by A2, तो A1 का मान 2 और A2 का मान 8 बराबर B1 का मान 3 और B2 का मान 12, फिर बराबर लगा रहे हैं C1 का मान -8 और C2 का मान -9। ठीक, अब यहां से देखेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/4 बना, 3 1 कम 3 और 3 चौक 12, 1/4 बना। लेकिन ये देखिए इससे इसको काट देंगे, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन बन गया। तो अब यहां लिखेंगे समीकरण क्या होगा, समीकरण आपका बन जाएगा, इसका मान रख दीजिए, a के स्थान पर 8, A2 तो 8x हो जाएगा, प्लस B2 के स्थान पर 12 तो 12y हो जाएगा, और C2 के स्थान पे -9 तो -9 बराबर हो जाएगा 0। इस तरह से आप अनेक हजारों समीकरण बना सकते हैं कोई भी वैल्यू रखकर, बस इन कंडीशनों का फॉलो होना चाहिए। प्रतिच्छेद करती रेखाओं में ये कंडीशन बनना चाहिए, ठीक है, संपाती रेखाओं में ये कंडीशन बनना चाहिए, और समांतर रेखाओं में ये कंडीशन बनना चाहिए। वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए क्वेश्चंस को सरल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, जिसको हम सरल करना सीखेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सरल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। इसका हमें ग्राफ खींचना है। x अक्ष और y इन रेखाओं से बने, x अक्ष और x अक्ष देखना, और इन रेखाओं मतलब जो रेखाएं खींचेंगे से बने त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब जो त्रिभुज बन रहा है उसको हमें छायांकित करना है, कलर भरना है। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, हल डालेंगे, और हल डालने के बाद इन समीकरणों को देखिए, क्या लिखा, पहला x - y + 1 = 0 ये लिखा हुआ है। तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, क्वेश्चन नंबर 2 में किया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चंस किए, उसी तरह से इन बिंदुओं के निर्देशांक बना लेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x - y और एक को उधर ले जाए तो प्लस है तो हो जाएगा -1, और इसके नीचे एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, और इस तरह से यहाँ पर 2 ऐसे कर देंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। अब x और y का कोई मान रखना अपने तरफ से, जो इच्छा है वो रख दीजिए। x का रखेंगे तो y का पता चल जाएगा, y का रखेंगे तो x का पता चल जाएगा। चलिए मैं x का वैल्यू रख दिया 0, यहाँ देखिए 0 रखा तो 0 - y और फिर -1 है, तो यहाँ बचेगा -y और यहाँ बचेगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो y बराबर 1, यानी y का मान क्या आ गया, 1। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। चलिए मैं y का वैल्यू 0 रख दिया, तो x - 0 बराबर -1, तो x बराबर हो जाएगा -1, मानी इसका मान आ गया -1। इसी तरह से दूसरे समीकरण को कीजिए। दूसरा समीकरण जो आपका है यह है 3x + 2y - 12 = 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x + 2y, और ये माइनस उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस। यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। जब भी ग्राफ पे दर्शाना रहेगा तो सभी में ऐसे ही करना है, ग्राफीय विधि से या ग्राफीय निरूपण आ जाए। यहाँ पर भी कोई वैल्यू रखेंगे, x और y का कोई वैल्यू रख सकते हैं। चलिए मैं x का वैल्यू 0 रखा, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, प्लस माइनस 0 कुछ भी, बस ध्यान रहे मान रखते समय x का वैल्यू रख रहे हैं तो y का मान पूर्णांक आना चाहिए,
y का रख रहे हैं तो x का मान पूर्णांक आना चाहिए, पूर्णांक यानी बटे में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर 0 रखे तो 3 जोड़ो 0 और प्लस 2y बराबर हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 0 प्लस 2y बराबर 12 हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा 0 जोड़ेंगे तो 2y ही रहेगा बराबर 12, और y बराबर हो जाएगा 12/2। काट देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 6, तो यहाँ पर आ गया 6। ठीक है, इसी तरह से y का, चलिए की मान मैंने 0 रख दिया। ठीक है, यहाँ पर y का मान मैंने क्या रख दिया 0, हो जाएगा 3x प्लस 2 गुणे वाई बराबर 12, हो जाएगा 3x और प्लस यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 12, जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा बराबर 12 और x बराबर हो जाएगा 12/3, तो x बराबर आ जाएगा 3 चौक 12, यानी यहाँ पर आ गया 4। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4। इस तरह से जब आप इनकी वैल्यू रखकर मान निकाल लेंगे तो बिंदु बनाएंगे। यहाँ पर एक ए बिंदु लेंगे, पहले x का वैल्यू रखेंगे फिर y का वैल्यू, फिर बी बिंदु लेंगे, पहले x का वैल्यू रखेंगे फिर y का वैल्यू, और फिर सी बिंदु लेंगे, यहाँ पर पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, फिर डी लेंगे x का वैल्यू फिर y का वैल्यू। इस तरह से आप इनको कर लेंगे। अब इसको चलिए ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 को इस तरह से आपने बोर्ड पे समझा, इस तरह से आप क्या कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे और इस प्रकार से आप 4 बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। अब इस ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु को इस ग्राफ कॉपी पर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, आप इस तरह से लाइन खींच लेंगे, इस लाइन को कहते हैं y अक्ष और इस पट लाइन को कहते हैं x अक्ष। यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे x डैश, यहाँ पर y और यहाँ पर y डैश। ये जहां पर एक दूसरे को काटेंगे उसे कहेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाहिने का भाग जो होता है धनात्मक होता है, ऊपर का भाग धनात्मक और नीचे का भाग ऋणात्मक होता है, बाएं तरफ का भाग ऋणात्मक होता है। अब इनमें देखेंगे जो मैक्सिमम आपका बड़ी से बड़ी संख्या है वो मैक्सिमम 6 है, तो आप 6 तक दर्शा सकते हैं, और यदि चाहें तो आप इससे अधिक भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो लाइन है इसी लाइन पे दर्शाएंगे, यहाँ पे दर्शाएंगे +1, यहाँ पर दर्शाएंगे +2, यहाँ पर दर्शाएंगे आप +3, यहाँ पर +4, यहाँ पर +5 और यहाँ पर +6। मैक्सिमम 6 है, आप चाहे तो आगे भी दर्शा सकते हैं +7, +8। इसी तरह से इधर भी प्लस होगा +1, फिर +2, फिर यहाँ पर +3 होगा, फिर यहाँ पर +4 होगा, यहाँ पर +5 होगा, यहाँ पर आपका +6 होगा, यहाँ पर +7 होगा, यहाँ पर +8 होगा। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर नीचे माइनस होगा -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4। इस तरह से बॉक्स जो बने हुए हैं पर दर्शाना है। इधर भी माइनस होगा -1, -2 और -3, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे कितने हैं उतना आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद अब ये बिंदु को दर्शाएंगे, तो ये बिंदु के निर्देशांक है 0,1, तो 0 देखें कहां पर होगा, x अक्ष पर, तो 0 यही मूल बिंदु पर ही होगा, और y अक्ष पर 1 मतलब यहाँ पर आपका एक बिंदु होगा जिसके निर्देशांक होंगे 0,1, तो ये हो गया, यहाँ पर ये है। ठीक, b को दर्शाना, b का -1, x अक्ष पर -1, तो x अक्ष ये है तो यहाँ पर होगा, और y पे 0 मतलब यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका b होगा, इसके निर्देशांक हैं -1,0। अब इसको क्या करना है, इस बिंदु को मिलाना है। किसको मिलाना है, ये और बी को, जो भी इस एक बॉक्स से एक समीकरण से बनेगा उन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। ऐसे ऐसे ध्यान से आप बिल्कुल मिलाएंगे, सीधा गलत क्रॉस मिला देंगे तुरंत गलत हो जाएगा, तो इस तरह से सीधा आपको मिलाना है। ठीक है, तो इस तरह से एक रेखा बन गया। अब दूसरे समीकरण के जो बिंदु हैं उनसे बनाइए, तो दूसरा है आपका C और C के निर्देशांक है 0,6, तो 0,6 दर्शाइए, मतलब x अक्ष पे 0 देखना है तो यही होगा, और y अक्ष पे 6 देखना प्लस, तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा क्या 0,6, कौन सा बिंदु है C बिंदु का यहाँ पर निर्देशांक है। D को देखिए तो इसके निर्देशांक है 4,0 यानी x अक्ष पे 4, तो यहाँ पर होगा, और y अक्ष पे 0 यानी यही होगा, तो यहाँ पर आपका होगा क्या होगा
डी, यानी डी के निर्देशांक होंगे 4,0। तो ये आपका डी है। अब इन दोनों बिंदुओं को भी मिलाना है। इन दोनों बिंदुओं को क्या कर दीजिए, ऐसे रखिए और ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को ध्यान से आप मिलाएंगे इस तरह से, इस तरह से आप क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब देख फ्रेंड्स, जब मिला दिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, ये कह रहा है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं, एक्स अक्ष और इन रेखाओं, तो ये रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा बना और एक्स अक्ष ये बना, तो एक्स अक्ष और इन रेखाओं से जो त्रिभुज बन रहा है, मतलब ये देखिए यही त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज जो बन रहा है इसके निर्देशांक बताना है। तो देखिए इसके निर्देशांक जो है ये बी है, ठीक है, ये बी है और ये लिखा है -1,0 और ये आपका डी है, इसका निर्देशांक लिखा है 4,0। अब यहाँ पर एक बिंदु ले लीजिए ई और इसके निर्देशांक आप बता दीजिए। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, देखिए एक्स अक्ष पे किसके सिधाई पर है 2, तो 2 हो जाएगा। वाई अक्ष पे किसके सिधाई पर है 3, तो 3 हो जाएगा। तो ये बन गया, ठीक है, तो 2,3 होगा। यानी इसके जो निर्देशांक होंगे त्रिभुज, यदि त्रिभुज के निर्देशांक पूछे तो जो त्रिभुज बन रहा है वो बन रहा है BDE। क्या बन रहा है, BDE। और BED के निर्देशांक जो होंगे, अगर B को देखा जाए तो B के निर्देशांक -1,0 है और D का निर्देशांक जो है 4,0 है और E जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं उसके निर्देशांक 2,3 है। तो ये त्रिभुज के निर्देशांक होंगे जो आपको लिखना है, ये त्रिभुज के निर्देशांक होंगे, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, सॉरी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक। तो लिख देंगे त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक -1,0, 4,0 और 2,3 होंगे। अब क्या आगे क्वेश्चंस में कह रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार जो पटल बन रहा है उसको छायांकित करना है, मतलब ये जो भाग बन रहा है त्रिभुजाकार इसको कलर कर देना है। तो आप कलर कर सकते हैं, इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा प्रश्नावली 3.2 में दिए गए सभी क्वेश्चंस को कैसे हम हल करेंगे और कैसे इनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पूरे वीडियो लेक्चर को आपने देखा होगा और आपको हर क्वेश्चन पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।